हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लीगल रीजन क्या होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से मुख्य कारण होते हैं, कौन से लीगल कारण होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। जैसे कि हम लोगों ने एलिमेंट 1.1 में देखा था कि मुख्य रूप से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के 3 रीजन होते हैं, मोरल, लीगल और फाइनेंशियल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीगल रीजन क्या होता है। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट 1.2 रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें हम लोग देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। इस लेसन के मुख्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लीगल रीजन क्या होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी रूल के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के लिए, एक एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स जो है कि क्या होते हैं। एक वर्कर जो साइट पे काम कर रहा है उसकी खुद की जिम्मेदारी क्या है, खुद की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन से उसको अधिकार जो है कि लीगल रूप से जो है कि गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर जो है कि लीगल अथॉरिटी के द्वारा उसे जो है कि दी गई हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसी का क्या रोल होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी कंपनी अगर मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रही है तो उसके ऊपर क्या एक्शन जो है कि लिए जाएंगे। उसके बाद से हम लोग कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है कि देखेंगे। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं और एलिमेंट 1.2 को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीगल रीजन क्या होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। तो देखिए दिया हुआ है कि मोस्ट कंट्रीज हैव हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। लीगल रीजन क्या होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन है कि सभी कंट्रियों के पास, मैक्सिमम देश के पास जो है कि मैक्सिमम जो नेशनलिटी है इनके पास, मैक्सिमम जो कंट्रियां हैं इनके पास जो है कि मैक्सिमम नेशनल के पास अपना अपना जो है कि क्या है कि खुद का हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है। सभी कंट्रियों के पास अपना खुद का हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर किसी बिजनेस को रन करती है तो उसके लिए जो रूल बनाए गए हैं उस बिजनेस को कंडक्ट होने के लिए, उसको गवर्न होने के लिए, उसको जो है कि उसे फॉलो करना पड़ता है। तो यही मुख्य रीजन है हेल्थ एंड सेफ्टी को लीगली फॉलो करने का। दूसरा दिया हुआ है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फेलियर टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसको जो है कि क्या होगा, उसके ऊपर जो है कि मुकदमे चलाए जा सकते हैं। क्लियर है गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि हर लीगल रीजन को बताने का मुख्य कारण ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि लीगल रीजन क्या है या फिर पेपर में भी अगर ऐसा सवाल आते हैं तो हमको ये बताना है कि सभी कंट्रियों के पास अपना खुद का हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रही है, मिनिमम जो उसका लीगल का स्टैंडर्ड्स है उसको अचीव नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर जो है कि मुकदमे चलाए जा सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जब वो कोर्ट में जाएगा मैटर, तो उसको हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइन लगाया जाए या फिर जो इंडिविजुअल व्यक्ति हो उसको जो है कि जेल में भेजा जाए। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं। तो देखिए दिया हुआ है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। मुख्य रूप से कोई ट्रूली ग्लोबल लॉ नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इसमें की प्लेयर की भूमिका जो है कि निभाता है। तो आईएलओ क्या है हम लोग जान लेते हैं। आईएलओ जो है कि यूनाइटेड नेशन की जो है कि एक एजेंसी है और बहुत सारी कंट्रियाँ, मोस्ट कंट्रीज आर द मेंबर, और मैक्सिमम कंट्रियाँ जो है कि इसके क्या है, सदस्य हैं। मैक्सिमम कंट्री जो है कि आईएलओ के सदस्य हैं और जब भी इसका मीटिंग्स होती हैं, जब भी इसके सम्मेलन होते हैं तो उसमें ये सारी कंट्रियाँ जो है कि मिलती हैं और कुछ लॉ पे जो है कि अपनी अनुमति जो है कि बनाती हैं, सहमति बनाती हैं। आईएलओ जो है कि कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के थ्रू जो है कि कुछ इंटरनेशनल लॉ को जो है कि क्या करता है, निर्धारित करता है। आईएलओ क्या करता है कि कन्वेंशन पब्लिश करता है और जो है कि रिकमेंडेशन पब्लिश करता है और उसको पब्लिश करके ही कुछ इंटरनेशनल लॉ को जो है कि सेट करता है, निर्धारित करता है। तो आईएलओ जो है कि इंडिया भी आईएलओ का जो है कि क्या है, एक मेंबर है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है गाइस, इसमें हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क यानी कि आईएलओ के बारे में कि आईएलओ का कन्वेंशन और रिकमेंडेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए दिया है कि ए कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट इन इंटरनेशनल लॉ विच हैज टू बी रेटिफाइड बाय मेंबर स्टेट। एक कन्वेंशन जो होता है, कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो है कि एक समझौता होता है जिसको मेंबर स्टेट के द्वारा रेटिफाइड किया जाता है। रेटिफाइड का मतलब होता है अनुमोदित किया जाता है। नो लीगल अथॉरिटी अनलेस रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट इनटू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि कोई भी कन्वेंशन
एक लीगल अथॉरिटी तब तक नहीं बनता है जब तक उसके मेंबर स्टेट द्वारा अपने लीगल स्ट्रक्चर में उसको रेटिफाइड नहीं कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन क्या होता है कि प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिस। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि रिकमेंडेशन जो है क्या करता है कि जो भी नेशनल है, जो भी उसके मेंबर स्टेट्स हैं, उनके पॉलिसी, लेजिस्लेशन और प्रैक्टिस पे जो है कि अपना सुझाव देता है, या फिर ये सुझाव देता है कि कन्वेंशन को कैसे जो है कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स में जो है कि गाइडेंस प्रदान करता है रिकमेंडेशन। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि एक एम्प्लॉयर की जो है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर है गाइज? इसमें हम लोग देखेंगे कि एक एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए दिया हुआ है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी होती है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियुक्ता, यानी कि जो भी व्यक्ति लोगों की या किसी व्यक्ति की, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप की नियुक्ति करता है किसी खास काम को करने के लिए, उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 16 ऑफ C155 यानी कि कन्वेंशन 155 के अनुच्छेद 16 में जो है कि एम्प्लॉयर के ऊपर कुछ जो है कि ऑब्लिगेशन जो है कि दिए गए हैं, कुछ उसके दायित्व प्लेस्ड किए गए हैं, उसको जो है कि आर्टिकल 16 जो है कि उसकी पहचान करता है। तो ये क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है कि इंश्योर दैट वर्क प्लेस मशीनरी, इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल, मशीनरी, इक्विपमेंट और वर्क प्रोसेस सुरक्षित हो और स्वास्थ्य के लिए जो है कि जोखिम रहित हो। दूसरा दिया हुआ है कि इंश्योर दैट केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन प्रोटेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन। बोल रहा है कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयर सुनिश्चित करे कि जब भी प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए गए हों तब केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस और एजेंट जो है कि स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो। किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, उसके स्वास्थ्य के लिए जो है कोई जोखिम क्रिएट न कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिया हुआ है कि प्रोवाइड एडवोकेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स, प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। बोल रहा है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो क्या प्रदान करे, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इक्विपमेंट प्रदान करे, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट या फिर जो उसके स्वास्थ्य पे एडवर्स हेल्थ इफेक्ट पड़ रहे हैं उसके रिस्क को कम किया जा सके, उसके जोखिम के प्रभाव को कम किया जा सके, या फिर उसके जोखिम से जो है कि बचा जा सके। इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं जो है कि आर्टिकल 16 ऑफ कन्वेंशन 155। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 16 का कन्वेंशन 155 में, उसी तरह से रिकमेंडेशन R164 के आर्टिकल 10 में जो है कि एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड यूज वर्किंग मेथड दैट आर सेफ। बोल रहा है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस, मशीनरी, इक्विपमेंट को प्रदान करे और मेंटेन करके रखे उसे, एंड यूज वर्किंग मेथड दैट आर सेफ, और ऐसे काम करने के तरीकों को यूज करे जो कि क्या हो, सुरक्षित हो। गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इन एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। बोल रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के प्रयोग में और उसके एप्लीकेशन में यानी कि उसके अनुप्रयोग में आवश्यक इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन जो है कि क्या करे, वो प्रदान करे। इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स रेलिवेंट टू एक्टिविटीज एंड द साइज ऑफ अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है प्रोवाइड पीपी एंड क्लोथिंग विदाउट चार्ज टू वर्कर। बोल रहा है कि बिना किसी शुल्क के, बिना कोई चार्ज लिए हुए एम्प्लॉय को जो है क्या किया जाना चाहिए, प्रॉपर पीपी और क्लोथिंग जो है कि उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नियोक्ता की जिम्मेदारी है। इंश्योर दैट वर्क ऑर्गेनाइजेशन particularly working hour and rest break does not adversely affect occupational safety and health। एम्प्लॉयर यह सुनिश्चित करे कि एम्प्लॉय के जो वर्किंग आवर हैं या उसके रेस्ट ब्रेक हैं वो जो है कि एम्प्लॉय के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को जो है कि क्या कर सके, प्रभावित न करे। ऐसा उसको रेस्ट ब्रेक और जो है कि उसको जो है कि वर्किंग आवर जो है कि एम्प्लॉयर के द्वारा सेट किया जाना चाहिए और निर्धारित किया जाना चाहिए।
टेक रीजनेबली प्रैक्टिकल मेजर विथ व्यू टू एलिमिनेटिंग एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल फैटिग्स। बोल रहा है ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रीजनेबली प्रैक्टिकेबल यानी कि व्यवहारिक रूप से उचित जो है कि ऐसा प्रैक्टिकल मेजर ले जो कि क्या कर सके, एम्प्लॉइयों के फिजिकल और मेंटल फैटिग को क्या कर सके, दूर कर सके, उसको जो है कि हटा सके। कीप अप टू डेट विथ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद द एबव। बोल रहा है कि जो भी ऊपर बताए गए उपाय हैं, जो मेजर्स हैं, उनको जो है कि क्या करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयर को साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज से अपने आप को जो है क्या करना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए, ताकि इन सभी ऊपर बताए गए उपायों को क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाई कर सके, उसका अनुपालन कर सके। आगे हम लोग चलते हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया गया है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि लीगल रीजन जो है कि क्या होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का, यानी कि एम्प्लॉयर क्यों मैनेज करता है, तो वही एम्प्लॉयर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो लीगली उसे बताई गई हैं। तो इसमें देखिए पहला दिया गया है सेफ प्लेस ऑफ वर्क। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ प्लेस ऑफ वर्क जो है कि प्रदान करे। इसमें जो है कि सेफ एक्सेस एंड इग्रेस हो, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो और वेलफेयर फैसिलिटी हो। यानी कि जब भी हम लोग सेफ प्लेस ऑफ वर्क की बात करते हैं तो सेफ प्लेस ऑफ वर्क का मतलब ये है कि वहाँ पे सेफ एक्सेस एंड इग्रेस हो, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो, काम करने का जो वातावरण हो वो सुरक्षित हो, और वेलफेयर फैसिलिटी जो है कि प्रदान की गई हो। वेलफेयर फैसिलिटी यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी कन्वेंसेस, ये सब फैसिलिटी जो है कि वहाँ पे प्रदान की गई हो, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, ये सारी जो है कि वेलफेयर फैसिलिटी में आती हैं। सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो, द नीड टू इंस्पेक्ट सर्विस एंड रिप्लेस मशीनरी विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द रिस्क। बोल रहा है कि एम्प्लॉयर को जो है कि सेफ प्लांट और इक्विपमेंट प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि जिस भी प्लांट पे या जिस भी इक्विपमेंट पे वर्कर काम कर रहा है या जिस इक्विपमेंट से काम कर रहा है वो सभी जो है कि क्या हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। जैसे कि दिया है कि इसका जो कब कब मशीन का जो है कि इंस्पेक्शन होगा, प्लांट का कब कब इंस्पेक्शन होगा, ये किस पे निर्भर करेगा कि उस वर्क प्लेस पे जो है कि रिस्क का लेवल क्या है। अगर वहाँ पे उच्च लेवल है रिस्क का तो हम क्या करेंगे कि बार बार जो है कि मैक्सिमम हमारी फ्रिक्वेंसी जो होगी इंस्पेक्शन की वो ज़्यादा होगी। अगर रिस्क का लेवल कम है तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो है कि वो बढ़ जाएगी, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो साल में 2 बार 3 बार, या अगर कोई लीगली बताया गया है कि नहीं इसका साल में 2 बार होना चाहिए तो हम 2 बार करेंगे। क्लियर है। दूसरा दिया हुआ है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, काम करने का एक सुरक्षित जो है कि प्रणाली जो है कि एम्प्लॉयर को प्रदान करना चाहिए अपने एम्प्लॉइयों के लिए, सभी कामों को करने के लिए, और इसको जो है कि लागू करना चाहिए। ए रिटेन OHS पॉलिसी विथ ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स, एक रिटेन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है क्या होना चाहिए, जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशनल और अदर अरेंजमेंट्स जो है कि दिए हों। हमेशा याद रखें कि पॉलिसी हमेशा जो है कि रिटेन में होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है प्रोविजन ऑफ IITS टू इंश्योर कॉम्पिटेंसी। बोल रहा है कि कॉम्पिटेंसी को सुनिश्चित करने के लिए, निपुणता को सुनिश्चित करने के लिए जो है क्या होना चाहिए, IITS इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन का जो है कि प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है कंसल्टेशन विथ एम्प्लॉय एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑन सेफ्टी मैटर्स। बोल रहा है कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो एम्प्लॉय हैं उनसे जो है कि जो भी सेफ्टी के मुद्दे हैं, सेफ्टी के जो मैटर्स हैं उनमें जो है कि उनको जो है कि परामर्श किया जाए, उनसे परामर्श जो है कि स्थापित किया जाए। क्लियर है। कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श करना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखिए लिखा रहता है कंसल्टेशन फीस, यानी कि परामर्श शुल्क। यानी कंसल्टेशन जो है कि क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन है, दोनों पक्ष जो है कि अपनी बातों क्या करते हैं वहाँ पे रखते हैं, और जो दोनों पक्षों में मिलकर दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय होता है उस पर जो है कि दोनों लोग एग्री करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया हुआ है कि अंडरटेक सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट, इम्प्लीमेंट एडवोकेट कंट्रोल मेजर। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, को सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट जो है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी एक्टिविटीज़ के लिए बनाए, और उसको जो और उसके बाद जो है कि एडवोकेट यानी कि पर्याप्त कंट्रोल मेजर जो है कि लागू करे। यानी कि रिस्क असेसमेंट हमने बनाया, बहुत अच्छे से रिस्क असेसमेंट बनाया, एक कॉम्पिटेंट रिस्क असेसर से रिस्क असेसमेंट करवाया, एक जो भी आवश्यक टीम थी उसके लिए हम लोगों ने बनाया। लेकिन अगर हम लोग जो है कि पर्याप्त कंट्रोल मेजर लागू नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है कि रिस्क को कम नहीं कर पाएगा
और जो है कि एक्सीडेंट को रोकने में असफल होगा। यानी कि पहले रिस्क असेसमेंट बनाना है, उसके बाद उस पर कंट्रोल मेजर हमको लगाना है। नेक्स्ट गाइस, इसमें हम लोग जानेंगे कि एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो कर्मचारी होता है उसके मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि क्या होती है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 19 ऑफ कन्वेंशन 155 यानी कि कन्वेंशन 155 का जो अनुच्छेद 19 है, इसमें एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि बताई गई है। तो देखिए दिया हुआ है कि आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर पीपल हु माइट बी अफेक्टेड बाय द थिंग्स दैट दे डू एंड द थिंग्स दैट दे फेल टू डू। बोल रहा है कि एम्प्लॉय जो है कि जो भी कर्मचारी है वो अपने और दूसरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो है कि क्या है, जिम्मेदार है। जो भी व्यक्ति उनके कार्य से, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं, या फिर जो कार्य को करने में असफल हो रहे हैं उससे जो व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो है क्या है, कर्मचारी जो है कि जिम्मेदार है। जैसे मान के चलिए कि आप साइट पे काम कर रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि हम अपना ही सुरक्षा सिर्फ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर काम कर रहे हैं शटरिंग का और नीचे से कुछ लोग गुजर रहे हैं, तो आपने शटरिंग को डिशटरिंग किया, शटरिंग को खोला और उस शटरिंग को नीचे छोड़ दिया और नीचे कुछ लोग जा रहे थे, उनको चोट लग गई। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि एक कर्मचारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा जो है क्या करें, न करें, वही ये बता रहा है। दूसरा दिया हुआ है कि कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। बोल रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो है कि जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए हैं, जो भी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं और प्रोसीजर जो दिए गए हैं, उसको क्या करें, उसको जो है कि वो कंप्लाई करे, उसका अनुसरण करे। यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी लागू करने के लिए और बनाए रखने के लिए जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर दिए गए हैं उसको वो कंप्लाई करें, अनुसरण करें। यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट इन प्रॉपर वे एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन एंड स्टोर इट प्रॉपरली। बोल रहा है कि जो भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स जो है कि एम्प्लॉय को दिए गए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो यूज करे और उसको मेंटेन करे और उसको जो है कि प्रॉपरली क्या करे, उसका उचित भंडारण करे, उसको संग्रहित करे और उसको स्टोर करे। नेक्स्ट दिया है रिपोर्ट एनी सिचुएशन विच दे बिलीव कुड बी हजार्ड विच दे कैन नॉट बी देमसेल्फ करेक्ट। बोल रहा है कि कोई भी ऐसी स्थिति अगर होती है जो एम्प्लॉयर को लगता है कि वो क्या है, हजार्ड है और जिसको वो ठीक नहीं कर सकते हैं, स्वतः ठीक नहीं कर सकते हैं, खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं, स्वयं ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करें, अपने जो भी सीनियर्स हैं उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इल हेल्थ सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन एंड फर्दर इन हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड। बोल रहा है कि कोई भी ऐसा वर्क रिलेटेड जो है कि एक्सीडेंट होता है या फिर इल हेल्थ होता है, तो उसको क्या करें, अपने सुपरवाइजर को या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिपोर्ट करें ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके, ताकि ऐसी घटना को दोबारा होने से क्या किया सके, रोका जा सके, फर्दर में ऐसी घटनाएं न हो। हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑपरेट विद द एम्प्लॉय व्हेन दे आर एट वर्क एंड असिस्टिंग देम टू फुलफिलिंग देयर लीगल ड्यूटी। बोल रहा है कि ये एम्प्लॉय की जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो है कि कर्मचारी की जो है कि क्या है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय की, यानी जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का जो है कि लीगल ड्यूटी को फुलफिल करने में उसकी क्या करे, मदद करे और उसको कोऑपरेट करे। यानी कि साइट पे जो है कि वो ये नहीं बोल सकता है कि नहीं ये एम्प्लॉयर का काम है, एम्प्लॉयर करे। अगर उसके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है लीगल रूप से या फिर जो है कि उसके कार्यों की वजह से, उसके एक्शन के रूप में, तो उसको जो है क्या करे, वो प्रदान करे। नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे वर्कर्स के राइट्स, यानी कि वर्करों को जैसे ही उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे ही वर्करों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ कन्वेंशन 155 स्टेट दैट एवरी वर्कर मस्ट बी, यानी कि जो कन्वेंशन 155 है उसका जो है कि अनुच्छेद 19 जो है कि बताता है कि वर्करों के पास जो है कि कुछ अधिकार हैं। उनमें जो है कि एम्प्लॉयर के द्वारा गिव एडवोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्शन दैट एम्प्लॉयर हैज टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ। बोल रहा है कि ये एम्प्लॉय की जो है कि राइट्स हैं, अधिकार हैं कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एम्प्लॉयर ने क्या एक्शन लिए गए हैं, इसके बारे में उसको पर्याप्त जो है कि जानकारी दी जानी चाहिए। यानी कि एक वर्कर जो है कि पूछ सकता है अपने एम्प्लॉयर से कि उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, वर्क प्लेस पे उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से एक्शन जो है कि लिए गए हैं। दूसरा दिया है एज फार एज पॉसिबल टू हैव एनी रिस्क टू हिज हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपरली कंट्रोल्ड। ये वर्कर का अधिकार है कि जहाँ तक भी संभव हो
उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई भी रिस्क है उसको प्रॉपरली जो है कि कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसको प्रॉपरली जो है कि नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। टू बी प्रोवाइडेड विथ फ्री ऑफ चार्ज एनी पर्सनल प्रोटेक्टिव एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, बोल रहा है कि एम्प्लॉय के पास ये अधिकार है कि उसको फ्री ऑफ चार्ज यानी बिना किसी चार्ज के निःशुल्क जो है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और सेफ्टी के इक्विपमेंट जो है कि उसको प्रदान किए जाएं। जैसे कि अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में जाएं तो सभी को पीपीई मिलता है, पीपीई कंस्ट्रक्शन साइट पे भी मिलता है, लेकिन आप ऑयल एंड गैस फील्ड में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ तक कि आप समझे कि बहुत सारे ऐसे गैस मॉनिटर होते हैं जिनकी दाम एक आईफोन के कीमत के बराबर भी होती है, फिर भी जो है कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट उस व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं जो भी कन्फाइंड स्पेस एरिया में या फिर वैसे एरिया में जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर जो है कि टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं या फिर जो है कि एलईएल की मात्रा होती है। तो मैक्सिमम एम्प्लॉय को जो है कि कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये चूंकि उनके जो है क्या होते हैं, वर्कर्स के राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि नहीं ये महंगा है तो इसको जो है कि हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एक ही आदमी को देंगे। तो उसमें जितना भी आवश्यक होता है उतने लोगों को प्रदान किया जाता है। तो ये सिर्फ पीपीई ही नहीं, सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही नहीं, और भी जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं ये वर्कर्स के राइट्स हैं कि उसको प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है गिवन द राइट टू द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड सेफ्टी एंड हेल्थ, बोल रहा है कि वर्कर्स के पास ये अधिकार है कि उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में, हेल्थ एंड सेफ्टी में आवश्यक ट्रेनिंग जो है कि उसको प्रदान की जाए। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी कोई भी ट्रेनिंग वर्कर्स को प्रदान की जाए। जैसे मान चलिए कोई वर्कर हेल्पर है तो वो नहीं बोल सकता है कि हमको क्रेन ऑपरेटर की ट्रेनिंग जो है कि दिलवाई जाए, नहीं। एज ए वर्कर, एज ए हेल्पर उसको काम करते हुए जहाँ पे उसका वर्क एरिया है उसमें आवश्यक हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग जो है कि उसको प्रदान की जाएगी, ये उसका राइट्स है। लेकिन वो ये नहीं बोल सकता है कि हमें जो है कि क्रेन ऑपरेटर की ट्रेनिंग जो है कि दे दी जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग टू देयर वर्क, बोल रहा है कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्करों से जो भी स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उन सभी पे क्या करे, उनके द्वारा जो है कि परामर्श ले। जो भी स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले हैं उस पर जो है कि परामर्श ले। अब ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि अब कंपनी कहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेगी, किसका प्रमोशन करेगी, इस पे वर्करों से कंसल्ट नहीं कर सकती है, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पे ही कंसल्ट करेगी। नेक्स्ट दिया है गिवन द राइट टू लीव ए वर्क प्लेस दैट हैज रीजन टू थिंक प्रेजेंट एन इमिनिएंट एंड सीरियस डेंजर टू हिज लाइफ और हेल्थ एंड नॉट टू बी कंपेल्ड टू रिटर्न अनटिल इट इज सेफ। बोल रहा है कि वर्करों के पास जो है कि ये अधिकार होता है, वर्करों के पास ये अधिकार होता है कि वो कार्यस्थल को छोड़ सकते हैं। ऐसा उनको अधिकार दिया गया है जब कभी भी उनके पास ये सोचने का रीजन हो, सोचने का कारण हो, जब भी उनके पास जो है कि ये सोचने का जो है कि क्या हो कि कारण हो कि उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक आसन और गंभीर खतरा है और उसे तब तक जो है कि वर्करों को तब तक वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक जो है कि वर्क प्लेस क्या हो, सेफ ना हो। तब तक जो है कि उनको, यानी कि मान चलिए कोई ऐसा वर्कलों को ऐसा हजार्ड कोई दिखता है जैसे उनको लगता है कि नहीं इससे उनके स्वास्थ्य को या फिर उनके सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो वर्क प्लेस को छोड़ करके भाग सकते हैं और तब तक उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक जो है कि क्या हो, जब तक जो है कि वो वर्क प्लेस जो है कि फिर से सुरक्षित ना हो गया हो। जैसे कि आप देखें कि ऐसा अभी है, जब पहले कोल माइंस में या फिर जब बधुआ मजदूर हुआ करते थे तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो भी उस कंपनी का या ठेकेदार होता था वो उनको ज़बरदस्ती भेज देता था और वो ज़बरदस्ती उनको जाना पड़ता था। क्लियर है? लेकिन अभी ऐसा नहीं है। टू हैव रेस्ट ब्रेक ड्यूरिंग द वर्किंग डे, टू हैव टाइम ऑफ ड्यूरिंग द वर्किंग वीक एंड टू हैव एनुअल पेड हॉलीडे। नेक्स्ट गाइस, इसमें हम लोग जानेंगे द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कि इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ में क्या रोल होता है। तो देखिए दिया हुआ है कि इन्फोर्समेंट इंश्योर दैट डील इमीडिएटली विद सीरियस रिस्क, यानी कि इन्फोर्समेंट यह सुनिश्चित करता है कि जो भी एम्प्लॉयर है अगर वहाँ पे कोई भी सीरियस रिस्क उसके वर्क प्लेस पे उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ जो है क्या करे, वो इमीडिएट रूप से जो है क्या करे, उसको डील करे, कंप्लाई विद द लॉ। जो भी एम्प्लॉयर हैं उसको जो है क्या करे, वो जो भी लॉ बनाए गए हैं उस लॉ को जो है क्या करे, उसको कंप्लाई करे, उसका अनुसरण करे। आर हेल्ड टू अकाउंट इफ दे फेल इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो है कि अगर कोई भी वो लोग गलती कर रहे हैं तो अगर वो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को जो है कि
अनुसरण करने में अगर फेल हो रहे हैं तो उनको जो है कि जिम्मेदार ठहराया जाए। ये इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो है कि काम होता है। इन्फोर्समेंट एजेंसी को समझने का मुख्य रूप से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि देश में बहुत सारे रूल हैं, लॉ हैं, लेकिन अगर उसको चेक करने के लिए कि कौन व्यक्ति सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, अगर कोई एजेंसी न हो तो जो है कि कहीं ना कहीं वो लॉ जो है कि कोई फॉलो नहीं करेगा। जैसे अगर मान के चलिए कि ट्रैफिक पुलिस है, अगर रोड पे आप जा रहे हैं और लाइसेंस के लिए नियम बनाए गए हों, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लाइसेंस को चेक ही ना करे, कभी चेक ना करे, तो मैक्सिमम लोग लाइसेंस को बनाएंगे नहीं। अगर कोई बना भी लेगा तो उसको रिन्यूअल जो है कि शायद वही वो कराए। क्लियर है गाइज? या फिर कोई गलती अगर कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि पुलिस आ करके जो है कि उसको जो है कि उसको समन भेजेगी, या फिर आपने देखा होगा कि ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, तो वो उसको समन भेजेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे जो भी अगर लॉ बना करके, कानून बना करके किताब में रख दिया जाए तो वो खुद ही आ करके कहीं ना कहीं उस लॉ को पालन नहीं करवाएगा। तो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है कि उसके पालन में जो है क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है। और जो भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है कि लीगल एक्शन जो है कि लेने के लिए जो है कि वो एक्शन करती है और उसको जो है कि कोर्ट में लेकर के जो है कि जाती है। जैसे कि आप देखिए, कोई भी गलती होती है, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कोई भी गलती होती है तो पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को पकड़ती है अगर, तो उसको क्या करती है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है। क्लियर है गाइस? तो ऐसे ही जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ में भी इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम होता है। नेक्स्ट है कंट्री स्पेसिफिक एजेंसी में इंक्लूड। कुछ कंट्री स्पेसिफिक एजेंसी हैं, जैसे कि कई जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, कई जगह पे फायर अथॉरिटी हैं, कई जगह पे इंश्योरेंस कंपनी भी जो है कि क्या करती है, हेल्थ एंड सेफ्टी अथॉरिटी के रूप में, एजेंसी के रूप में काम जो है कि करती है। देखिए दिया हुआ है, पुलिस में भी इन्वॉल्व इन इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन सम कंपनी। बोल रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को फॉलो करने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए पुलिस भी जो है क्या होती है, शामिल होती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखिए दिया हुआ है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दिया हुआ है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। जो आईएसओ है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है कि क्या है, डेवलपर है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का। तो देखिए दिया हुआ है आईएसओ 9001 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, और आईएसओ 12100 सेफ्टी ऑफ मशीनरी। क्लियर है गाइज? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दिस स्टैंडर्ड आर नॉट लॉ, दे आर गुड मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये गुड मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ना कि लॉ। यानी कि ये मैनेज करने का एक अच्छा जो है क्या होता है, एक तरीका होता है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, प्रबंधन करने का एक अच्छा तरीका होता है। ये कोई लॉ नहीं होता है, कानून नहीं होता है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज करेंटली आईएसओ 45001। आईएसओ 45001 जो है कि क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड OHS में से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आईएसओ 9001 के साथ और आईएसओ 14001 के साथ जो है कि क्या है, कंपैटिबल है। क्लियर है गाइस? तो आगे चलते हैं और आगे इसमें हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लॉ हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहा है, उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, तो उसके क्या अंजाम या परिणाम जो है कि होंगे। तो देखिए दिया है कि ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजुअली ए क्रिमिनल ऑफेंस लीडिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन। जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लेजिस्लेशन है उनका जो अगर उल्लंघन हो रहा है, उसका ब्रीच हो रहा है, तो उसके लिए जो है कि क्या होता है, ये कि क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और उसके बाद जो है कि कंपनी के ऊपर जो है क्या हो सकता है, इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इन्फोर्समेंट एक्शन यानी कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के द्वारा उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए नोटिस दिया जा सकता है, या फिर प्रोहिबिटेशन के लिए यानी कि निषेध के लिए जो है कि उसको नोटिस दिए जा सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है प्रोसिक्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। इंडिविजुअल में भी फाइन और इम्प्रिजन, या फिर इंडिविजुअल को जो है कि फाइन लगाया जा सकता है, या फिर उसको जो है कि जेल भेजा जा सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइन लगाया जाएगा जब ये मालूम चलेगा कि ये पूरा जो मामला हुआ है, पूरी जो दुर्घटना हुई है, या फिर जो हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन का जो ब्रीच हुआ है, उल्लंघन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही शामिल है, या फिर टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह शामिल हैं, तो उस एवज में जो है कि क्या होगा, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही इसके लिए जिम्मेदार है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। या फिर देखा जाएगा
कि अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति शामिल है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक व्यक्ति शामिल है, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा या उसको जेल भेजा जा सकता है। क्योंकि जहाँ पे भी जेल भेजने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को तो जेल भेजा नहीं जा सकता है। तो जहाँ पे ये महसूस होता है कि नहीं, सिर्फ फाइन लगाना ही जो है कि सूटेबल नहीं हो रहा है या फिर बोल सकते हैं कि पर्याप्त नहीं महसूस हो रहा है, वहाँ पे हम लोग जो है कि वहाँ पे कोर्ट जो है क्या करता है कि इस व्यक्ति को जेल भी भेजा जाना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा होगा, कुछ समय पहले, कि सहारा के जो ओनर थे वो जेल में गए हुए थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा लीगल जो है कि क्या किया हुआ था, लीगल जो लॉ थे उनका ब्रीच किया होगा, उसका उल्लंघन उन्होंने शायद किया होगा। तो सहारा के जो एजेंट थे जिन्होंने पैसा जमा कराया था उनको जेल नहीं भेजा गया, जो उनके ओनर थे उनको जो है कि कहीं ना कहीं जेल जो है कि भेजा गया। तो यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है, उसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उसके अंजाम या परिणाम हो सकते हैं। तो आपके ऊपर इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या फिर प्रोसिक्यूशन जो है कि हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे कि जब कभी भी एक हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर वर्क प्लेस पे आता है, वर्क प्लेस पे विजिट करता है, तो वो जो है कि क्या क्या एक्शन जो है कि ले सकता है, क्या नोटिस जो है कि आपको वो दे सकता है। क्लियर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को देखिए दिया है कि द हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर में सर्व एन इम्प्रूवमेंट नोटिस। एक हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है कि 4 तरह के जो है कि एक्शंस जो है कि ले सकता है। पहला देखिए दिया हुआ है कि एक इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है कि आपको दे सकता है, एक प्रोहिबिटेशन नोटिस दे सकता है। इम्प्रूवमेंट नोटिस का मतलब क्या होता है कि सुधार करने के लिए आपको एक नोटिस दे दिया गया। प्रोहिबिटेशन नोटिस का मतलब क्या हुआ कि ये किसी चीज़ के लिए निषेध करने के लिए आपको नोटिस दिया जा रहा है। और एक इमीडिएट दिया जाता है और दूसरा जो दिया जाता है डेफर्ड। तो हम लोग इन चारों को बारी बारी से जानेंगे। पहला दिया है कि व्हेन देयर इज ए ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, जहां कहीं भी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ का उल्लंघन होता है, एंड दिस ब्रीच इज लाइकली टू बी कंटिन्यू, और ये उल्लंघन का जो है कि संभावना होती है कि ये आगे भी जो है क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर रिपीटेड रहेगा, तो वहां पे इंप्रूवमेंट नोटिस जो है कि दिया जा सकता है। देखिए दिया है ए डैमेज फ्लोर इज टू बी रिपेयर्ड विद इन 21 डेज। दूसरा दिया है ए प्रोहिबिटेशन नोटिस व्हेन देयर इज ए ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ एंड द ऑक्योरेंस इज इमिनिएंट रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजुरी इज लाइकली। बोल रहा है कि जहां कहीं भी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ का जो है कि क्या हो, ब्रीच हो, उल्लंघन हो, और ये संभावना हो कि ये सीरियस पर्सनल इंजुरी होने का जो है क्या है, चांस बन सकता है, या फिर सीरियस पर्सनल इंजुरी होने का संभावना हो, तो वहाँ पे प्रोहिबिटेशन नोटिस दिया जाता है। जहाँ पे देखिए दिया हुआ है अनगार्डेड मशीन, यानी कि जहाँ पे कोई एक मशीन है वो जो है कि क्या है, अनगार्डेड है, यानी उस पर गार्ड नहीं लगे हैं। दूसरा दिया है इमीडिएट स्टॉप द वर्क एक्टिविटी इमीडिएटली अंटिल द स्पेसिफाइड रिस्क इज रिड्यूस्ड। बोल रहा है इमीडिएट नोटिस तब दिया जाता है जब जो है कि क्या होता है कि जब तक स्पेसिफाइड रिस्क कम नहीं हो जाता, कोई खास तरह का रिस्क है वो कम नहीं हो जाता, तब तक हमको काम को तुरंत रोक देना है, और तब तक रोकना है जब तक वो जो है क्या हो जाता है, सही नहीं हो जाता। दूसरा दिया है कि स्टॉप द वर्क एक्टिविटी विथ ए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। बोल रहा है डेफर्ड में क्या होता है कि एक समय सीमा के भीतर हमको जो है कि उस काम को क्या करना होता है, रोकना होता है। तो इन चारों को हम देखते हैं। इंप्रूवमेंट नोटिस सुधार के लिए, प्रोहिबिटेशन नोटिस निषेध के लिए, इमीडिएट यानी कि काम को तुरंत रोकिए तब तक जब तक ये रिस्क जो है कि क्या हो जाए, रिड्यूस नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए, और डेफर्ड यानी कि एक समय सीमा के भीतर जो है कि इस काम को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं गाइस। नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, कि जानकारी का स्रोत। क्लियर है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसका स्रोत क्या है। क्लियर है गाइस। तो देखिए आपके पास जो है कि आपने कभी न्यूज़ पढ़ा होगा जो आउट ऑफ इंडिया का हो, तो उसमें आप देखते होंगे अगर कोई विदेशी मीडिया का न्यूज़ है और वो इंडियन पेपर में छपा हुआ है, तो उसको वो न्यूज़ को, आर्टिकल्स को लिखने के बाद वो लिखे रहते हैं स्रोत, और वहाँ पे दिखाए रहते हैं कि यानी कि ये स्रोत कहाँ से है, ये कहाँ से न्यूज़ जो है कि हमको मिली हुई है, या फिर इस जो न्यूज़ कंपनी है उसको कहाँ से जो है कि ये प्राप्त हुई है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब देखिए जब आप एक मोबाइल खरीदते होंगे तो मोबाइल में आप एक बाहर से मेमोरी कार्ड लगाते होंगे, चिप लगाते होंगे, जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी लिखा रहता है, और एक आपकी मोबाइल की ही मेमोरी होती है जिसको बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। तो उसी तरह से यानी कि जो मोबाइल के अंदर का मेमोरी है इंटरनल मेमोरी होता है, उसी तरह से जानकारी का वह स्रोत जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही प्राप्त हो रहा है उसको इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और जो सोर्स जो जानकारी हमको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से प्राप्त हो रही है उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है।
तो देखिए दिया हुआ है कि जो भी पॉलिसी है या इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो स्टैंडर्ड हैं उसको जो है कि इंटरनल स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है या फिर कोई और पॉलिसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। दूसरा दिया हुआ है कि OHS मीटिंग मिनट्स एंड रिकमेंडेशन, जो भी OHS मीटिंग्स है या रिकमेंडेशन है, इसको जो है कि हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रखते हैं। जो भी ऑडिट या इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है, इसको इंटरनल सोर्स में रखते हैं। रिस्क रजिस्टर और रिस्क असेसमेंट इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट है या फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये सभी जो है क्या होते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है गाइस? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का वह स्रोत जो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मिलता हो। जैसे कि देखिए दिया हुआ है गवर्नमेंटल डिपार्टमेंटल, यानी कि लोकल लॉ, यानी कि कोई भी लोकल लॉ है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, वो गवर्नमेंट का है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है। इसके लिए यह जो है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जैसे कि ILO हो गया या फिर ISO का हो गया। दूसरा कोई कोड्स ऑफ प्रैक्टिस है, कोई गाइडेंस नोट है, दिशा निर्देश के लिए कोई नोट्स दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई गाइडेंस प्रदान कर रही है। ट्रेड एसोसिएशन है। सेफ्टी पब्लिकेशंस है, जैसे सेफ्टी की कुछ मैगजीन्स वगैरह कोई छप रहे हैं। MSDS है जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है जो किसी ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है जो किसी कोई भी मशीनरी है उसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जा रहा है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। जैसे अगर आप बाइक खरीदते होंगे या फिर आप कोई मोबाइल खरीदते होंगे तो आपको एक छोटा सा जो है कि यूजर मैनुअल मिलता है। तो यूजर मैनुअल भी क्या बोल सकते हैं उसको हम, कि वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सटर्नल है। और जो कंपनी उसको बना रही है, जैसे मान चलिए हीरो ही बना रहा है उसको, तो उसके लिए वो इंटरनल रहेगा। लेकिन हमारे लिए, हम लोग जो बायर हैं, खरीदने वाले हैं, खरीद के हम लोग चलाने वाले हैं, यूजर हैं, तो हम लोग के लिए वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। दूसरा दिया है कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट एडवाइस। कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट का कोई अगर एडवाइस है तो वो भी हमारे लिए क्या रहेगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। IT सोर्सेस हैं जो भी इंटरनेट पे, ये सभी जो है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि रहेंगे। नेक्स्ट गाइज हम लोग जानते हैं, इसमें हमारा जो है कि एलिमेंट 1.2 यहाँ पे ख़त्म होता है और इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस OB क्वेश्चंस यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका संलग्न हमने यहाँ पे इसको किया हुआ है, संग्रहित किया हुआ है। तो इसको जो है कि आप लोग यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस को जो है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहला देखिए इसमें दिया हुआ है कि कमेंट ऑन द एविडेंस फ्रॉम द सिनेरियो दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा दिया हुआ है कि कमेंट ऑन द एक्सटेंट टू विच आर्टिकल 10(19) ऑफ C-155 एंड रिकमेंडेशन 16 ऑफ R-164 में है बिन कंट्रावेंटेड। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आर्टिकल 19 के कन्वेंशन 155 में जो है कि क्या किया गया है, उसको बताया गया है। तो वो कहाँ पे भी कंट्रावेंट हुआ है, कहाँ पे उसका उल्लंघन हुआ है, उसके बारे में जो है कि आपको कमेंट करने को बोल रहा है। यानी कि एक सिनारियो दिया गया रहेगा, उसमें बताया गया रहेगा कि कहाँ कहाँ पे कंट्रावेंट हुआ है। कंट्रावेंट का मतलब उल्लंघन हुआ है। जैसे कि दिया है कि सेफ वर्क प्लेस प्रदान करना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि सिनारियो में कि सेफ वर्क प्लेस नहीं है, तो आप जो है कि क्या करेंगे, उसको यहाँ पे कमेंट करेंगे। दूसरा दिया है कि द लीगल रीजन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए लीगल रीजन क्या है, तो इसको हम लोगों ने देखा ही था। दूसरा दिया है कि व्हाट अपीयर टू बी द लीगल रीजन फॉर द वे हेल्थ एंड सेफ्टी इज मैनेज एट द वर्कशॉप। कोई एक सिनारियो दिया है वर्कशॉप का और वहाँ पे पूछ रहा है कि क्या लीगल रीजन होना चाहिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है लगभग जो है कि सेम है। क्लियर है ना, लगभग मतलब 90% सेम है। यहाँ पे सिर्फ लीगल रीजन बोला है और यहाँ पे बोला है कि उस वर्कशॉप में क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा आपको लगता है, क्या अपीयर होता है कि लीगल रीजन की वजह से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मोरल और फाइनेंशियल रीजन के बारे में आपको नहीं बताना है। दूसरा दिया है कि व्हाट एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन टू वर्कर आर लाइकली टू बी हैव कंट्रावेंट लीडिंग टू द एक्सीडेंट इन दिस सिनारियो, कि इस सिनारियो में कौन से एम्प्लॉयर का जो ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, उसका उल्लंघन हुआ है। तो इसको हम लोगों ने देखा था। दूसरा दिया है कि व्हाट आर द लीगल रीजन वाई हेल्थ एंड सेफ्टी शुड बी मैनेज एट द कार शोरूम, कि कार शोरूम में जो है कि एक सिनारियो है कार शोरूम के बारे में, कि वहाँ पे जो है कि कौन से ऐसे लीगल रीजन होने चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, ये आपको बताना चाहिए। कमेंट ऑन द एक्सटेंट टू विच आर्टिकल 19 ऑफ C-155 एंड रिकमेंडेशन R-164 में हैव कंट्रावेंट। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार यहीं पे रिपीट हो चुका है, अलग अलग सिनारियो में जो है कि आया है। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट स्टोर मैनेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट स्टोर मैनेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे
ये सभी क्वेश्चन एलिमेंट 1.2 से जो है कि आए हुए हैं। विच ऑफ दिस एम्प्लॉयर एप्लीकेशन हैव आर लाइकली टू हैव कंट्रावेंटेड एट दिस कैफे। बोल रहा है कि इस कैफे में एम्प्लॉयर के कौन से ऑब्लिगेशन जो है कि क्या हुए हैं, कंट्रावेंट होने हैं, उसको आपको जो है क्या करने हैं, बताने हैं। उसी तरह से दिया है, देखिए ये क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ द वर्कर्स, कमेंट ऑन द एक्सटेंट टू विच आर्टिकल 19 ऑफ C155 एंड रिकमेंडेशन R164 में है भी कंट्रावेंटेड। यानी कि वर्कर्स के कौन से ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, जो वर्कर के जो ड्यूटी हैं, उनका जो है कि उल्लंघन हुआ है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। क्लियर है गाइज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेम आया हुआ था। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक्शन ऑफ लेबर इंस्पेक्टर। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा इसी वीडियो में कि लेबर इंस्पेक्टर जब भी जो है कि वर्क प्लेस पर जाता है तो वो कुछ चीज़ों को, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है कि आपको जो है कि वहाँ पे डिमांड करता है, मांगता है। इसको जो है कि हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए दिया है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लेबर इंस्पेक्शन, जो है कि अगर फंक्शन जो है कि क्या होते हैं, अगर कोई भी लेबर इंस्पेक्शन जो है कि वहाँ पे जाता है, लेबर इंस्पेक्शन जो है कि वहाँ पे होता है तो, और व्हाट आर द एक्शन ऑफ लेबर इंस्पेक्टर को टेक, दोनों देखना है। लेबर जो इंस्पेक्शन होता है उसका फंक्शन क्या है आपको बताना है, और दूसरा कि लेबर इंस्पेक्टर जो है कि जब साइट विजिट करता है तो क्या एक्शन लेता है। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट्स हैं, आपको जो है कि इसमें समझना होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कुछ 3 क्वेश्चंस और हैं, जैसे प्रीवियस ओबी क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है 14th नंबर क्वेश्चंस जो है कि इसमें दिया गया है कि within AC what need to be done, make sure that roles and responsibility are carried out effectively by the managers, what employer obligation are likely to be have contravent leading to the temporary worker accident in this scenario। बोल रहा है कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका उल्लंघन हुआ है और उसके वजह से जो है कि टेम्पोररी वर्कर्स का जो है क्या हुआ है, इस सिनारियो में एक्सीडेंट हुआ है, उसको आपको बताना है। दूसरा दिया है कि कमेंट ऑन द इनइफेक्टिवनेस ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर एट आरपी। एक सिनारियो है आरपी है जहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इनइफेक्टिवनेस जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहाँ पे जो है कि इनइफेक्टिवनेस आई है, जहाँ पे जो है कि क्या, जिस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया गया है उसके बारे में आपको जो है कि यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो गाइज यहाँ पे जो है कि हमारा एलिमेंट 1.2 जो है कि कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है कि अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है कि आपको जानकारी जो है कि इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट जो है कि इसमें हमारा है एलिमेंट 1.3। एलिमेंट 1.3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हु डज व्हाट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन व्यक्ति जो है कि क्या काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको इस वीडियो में जो है कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर क्या होता है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑक्युपायर्स ऑफ प्राइमिसेस एंड कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। अगर आपका निगोस आईजीसी से संबंधित या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस है तो आप जो है कि क्या कर सकते हैं, ये जो दिया गया नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर जो है कि आपको जो है कि पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपके पास निगोस आईजीसी से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए, निगोस आईजीसी से संबंधित बुक चाहिए, तो आप इस नंबर पे जो है कि व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको दी जाएगी। इस पर जो है कॉल ना करें, मैसेज ही करें, आपकी पूरी सहायता जो है कि की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।